चलो, अब देखो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए अपन ने बात करी थी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से अपने ओवरी के अंदर अगर अपन ये बात करते हैं तो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम नाम की एक स्ट्रक्चर बनती है। उस कॉर्पस ल्यूटियम को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, यानी 9 दिन तक वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, बना हुआ रहता है। और उसको 9 दिन तक बनाए रखने के लिए पिट्यूटरी नामक एक ग्रंथि होती है, फिर पिट्यूटरी नामक एक ग्लैंड होती है, जिससे क्या निकलता है, एलएच निकलता है। वो एलएच क्या करता है, इसको 9 दिन तक क्या करता है, स्टेबल रखता है। अब उसी की कहानी जो है मैं आपको जो एनसीईआरटी के अंदर अपना डायग्राम दे रखा है उसके बेसिस पे दिखाता हूं, ठीक है। अब इसको ढंग से देखना, क्योंकि सवाल जो पूछा जाएगा वो अपने को इस डायग्राम से पूछा जाएगा। अब एक एक चीज जो अपन ने पढ़ रखी है मैं आपको ब्रीफ के अंदर बताता रहता हूं। तो अब सबसे पहले एक चीज ये देखना कि जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे कि अगर इसकी अपन ये बात कर रहे हैं तो यहां पे जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जिसके अंदर अगर अपन ये बात करते हैं किसी भी फीमेल के अंदर एक फेज आता है जिसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग होती, इसके बाद में जो फेज आता है जिसको अपन ये बोलते हैं 6 से लेकर के, अगर अपन ये बात करें 6 से लेकर के करीब करीब 13 तक क्या होता है, 13 तारीख तक अपन ये बोलते हैं, 13 दिन तक या फिर 13 तारीख तक क्या होता है, एक फेज होती है जिसको अपन बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। इसी को ही हमने एक नाम दिया था, जिसमें अपन ने देखा था कि ये छोटे छोटे से क्या दिखाई दे रहे थे, ओवरी के अंदर फॉलिकल। इन फॉलिकल का आप देखो यहाँ पे साइज छोटा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप होते जा रहे हैं। तो इस फेज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये चीज ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं, फॉलिक्यूलर अवस्था भी अपन बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं अपन, ठीक है। फॉलिकल के साथ साथ में हमने एक चीज और सीखी थी इसके अंदर, कि ये जो फेज है इसमें देखो अपने पास में ये क्या है, ये छोटे छोटे से जो फॉलिकल बनाई दे रही है, जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल मान लो, ये अपने पास में अगर अपन ये बात करते हैं बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल का साइज इंक्रीज हुआ, और साइज इंक्रीज होने के बाद में ये सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद में सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्सरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद में ये कौन सा फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। तो मैं लिख भी देता हूं, जैसे मान लो कि ये जो फॉलिकल है इसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, ये जो फॉलिकल है इसको अपन बोलेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। ये जो फॉलिकल बना है इसको अपन बोल देते हैं, मान लो ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल से पहले बनता है, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। ये जो फॉलिकल है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो फॉलिकल है इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉलिकल है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टर्शरी फॉलिकल बोल सकते हैं। और ये जो फॉलिकल अपने पास में दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसी से ही साइज के अंदर क्या है, लार्ज है, बड़ा है। इसके अंदर जो अंदर की तरफ आपको एक कैविटी, एक गुहा दिखाई दे रहा है, एक खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, उसका साइज भी यहां पे इंक्रीज हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पे देखो एक डे आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, 14th डे। इस 14th डे पे क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, जैसे ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, यहाँ पे फूट गया, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रप्चर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर निकला है इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऊसाइड बोलते हैं। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइड बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है ये कौन से हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में। और अल्टीमेटली ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने के बाद में क्या बना देता है, कॉर्पस एल्बिगेंस बना देता है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्या क्या स्ट्रक्चर, प्राइमोडियल फॉलिकल, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब इस पे वापस से आओ, जो अपन इस पूरे के पूरे अपन ये जो प्रोसेस है उसमें देख रहे थे। तो अगर अपन ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस है, अगर अपन ये बात करते हैं इसके अंदर, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर। इस फेज को अपन ने एक नाम दिया, यहां पे आपने देखा फॉलिकल धीरे 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 क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। फॉलिकल अगर साइज में इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आता है, ठीक। साथ में आपने एक चीज ये सीख रखी है कि सेकेंडरी फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकलता है, टर्शरी फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकलता है और ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकलता है।
तो इस फेज को एक और नाम से भी जानते हैं कि इसको अपन क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं। और ये फेज जो होती है ओव्यूलेशन से पहले की होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्री ओव्यूलेटरी भी बोल सकते हैं। प्री ओव्यूलेटरी का मतलब क्या होता है, जैसे प्री वेडिंग होती है, शादी से पहले की बात कर रहे हैं, वैसे ही क्या होता है कि यहां पे ये मान लो कि शादी का दिन है 14 तारीख, इस दिन से पहले का जो दिन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री वेडिंग, ठीक है ना, वेडिंग से पहले वाला प्री वेडिंग। वैसे ही अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन से पहले वाला दिन को अपन क्या बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी बोलते हैं, ठीक है। अब ये ओव्यूलेशन की जब अपन बात करते हैं तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या चीज होता है, हमने ये पढ़ा था कि जो ग्राफिन फॉलिकल होता है इसके अंदर की तरफ अपन ये बात करते हैं कि एक सेकेंडरी oocyte नाम का एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है। उस स्ट्रक्चर को अपन क्या करते हैं, कोई हार्मोन के प्रेजेंस में या फिर हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। अब ये सेकेंडरी oocyte जो क्या करता है कि अपने सबसे पहले कहां पे जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। अगर अपन इसकी अपन यूट्रस की अपन ने बात करी थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जब अपन ने बात करी थी, तो ये सेकेंडरी oocyte को कैप्चर करने वाली कौन होती है, ऐसे हाथ की तरह स्ट्रक्चर होती है, फिमरी जिसको अपन बोलते हैं। फिमरी ऐसे मूवमेंट करती रहती है, जैसे ये बाहर आता है इसको क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। और बीच में मान लो कि यहाँ पे ऑस्टिया, जैसे ये आप इसको ऐसे ही मान के चल सकते हो कि ये पूरा का पूरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। अब ये फिमरी क्या करती रहती है, ऐसे मूवमेंट करती है। मूवमेंट करने की वजह से क्या होता है, जैसे ही ओवे जो अपने सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ओवरी से बाहर आता है, इसको क्या कर लिया जाता है, ऐसे पकड़ लिया जाता है। जैसे ही पकड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ समय के लिए क्या रहता है कि यहाँ पे बीच में जो स्पेस होता है उसमें रहता है। जैसे ही आया बीच में एक गड्ढा होता है, एक छोटा सा होल होता है जिसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल ओस्टिया बोलते हैं, छेद को बोलते हैं। इस छेद के अंदर से क्या करता है कि सेकेंडरी oocyte मूव करता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करने लगता है। अब इस फैलोपियन ट्यूब में एक आगे का जो हिस्सा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन इनफंडीबुलम बोलते हैं। फिर आता है अपने पास में एम्पुला, एम्पुला के बाद में क्या आता है, इस्थमस आता है। ये एम्पुला वाले रीजन जो होता है इधर 2 दिन तक इंतजार करता है, 1 या 2 दिन तक इंतजार करता है। अब इस जगह से अपन ये बोलेंगे क्या आता है अपने पास में, स्पर्म। शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं, स्पर्म और ओवम जो होते हैं, आपस में इसी जगह पे फ्यूज होते हैं और क्या बनता है, आपके क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है सेकेंडरी oocyte अपने फैलोपियन ट्यूब में जाने वाला होगा। और ये कॉर्पस लूटियम जो अपने नाम से स्ट्रक्चर बना है, हमने ये बोला था कि ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं कि कुछ समय के लिए ये क्या होगी, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कुछ समय के लिए यहां पे क्या रहेगी, ये प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। और ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, ज्यादा कौन सा निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, और थोड़ा सा कम कौन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन से कम कौन निकलता है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये चीज अपन सब पढ़ चुके हैं। ओव्यूलेशन के बाद से लेकर के यानी 15th डे के बाद से लेकर के आपके करीब करीब 28 दिन तक, इस समय पे क्या होता है कि सिक्रीटरी फेज चलता है। अब सिक्रीटरी फेज का मतलब ये नहीं है कि देखो जो कॉर्पस लूटियम है 9 दिन तक जिंदा रहेगा। जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा तो इसका मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होने लगेंगे, जैसे इस ग्राफ में भी आपको बताएंगे। जैसे ही कम होने लगेंगे तो इसकी ब्रेकडाउन क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ये यूट्रस की जो वॉल है ब्रेक होने लगेगी। अब कैसे हुआ, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली देखते हैं कि अपने पास में किस किस तरीके से अपन ये बात कर रहे हैं। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, यूट्रस की। ये हार्मोन के लेवल है, ठीक है, ये जो है हार्मोन का लेवल है। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि इसने दोनों के हार्मोन बना दी। अब दोनों के हार्मोन जैसे मैं आपको यहां पे डिफरेंशिएट कर देता हूं, एक होंगे यहां पे पिट्यूटरी के हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उसकी अपन बात करते हैं, और दूसरे कौन से होंगे, ओवेरियन हार्मोन, यानी ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं उसकी अपन ने बात करते हैं। पिट्यूटरी से हार्मोन कौन सा निकलता है, एलएच और एफएसएच। ओवरी से हार्मोन कौन सा निकलता है, अगर अपन ये बात करते हैं, अपन ने पढ़ा था मेनली कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये जो होते हैं हमारे पास में हार्मोन होते हैं। तो आप ये ग्राफ देख सकते हो, इसके अंदर ये ग्राफ भी इसी तरीके से बना रखा है, 4 हार्मोन का पैटर्न। अब एक एक चीज को अपन समझते जाते हैं, उसके बाद में अपन को समझ में आएगा। देखो पहले 5 दिन के अंदर देखो आप सारे के सारे हार्मोन का लेवल क्या है, कम है, लेकिन एक हार्मोन धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, जब अपन ओवरी को देखते हैं तो जब यहां पे अपन ये बात करते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम टूट जाती है, टूटने की वजह से होता यह है कि नया साइकिल का स्टार्टिंग का एक मैसेज जाता है किसके पास में, पिट्यूटरी के पास में। तो नए साइकिल का स्टार्टिंग जब पिट्यूटरी के पास में जाएगा तो यहां पे कुल मिलाकर के अगर अपन ये बात करते हैं फॉलिकल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। फॉलिकल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा तो अपन ने ये पढ़ रखा है कि फॉलिकल के अंदर एक सेल्स होती है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेयर बोलते हैं। ये ग्रेनुलोसा लेयर क्या करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करती है, सीक्रेशन बढ़ाती।
तो आप ये देखें यहां पे ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिसके अंदर ईस्ट्रोजन बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन अभी अपन मेन चीज बात करते हैं। तो आप ये 5वें दिन तक ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे हार्मोन लगभग अपन ये बोलते हैं न्यूनतम में, बिल्कुल क्या है कि अगर अपन बात करते हैं इसका लेवल बिल्कुल कम है। तो इस बिल्कुल लेवल कम होने की वजह से क्या होता है कि एक मैसेज जनरेट होता है कि एक नया साइकिल को अपन को क्या करवाना है, स्टार्ट करवाना है। तो यहां पे कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल थे, वो किसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट होते हैं, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अर्ली प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बनता है, ठीक है, या फिर जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल के बाद में सेकेंडरी फॉलिकल बनने लगता है। और ये आप खुद नोटिस करो कि प्राइमरी फॉलिकल का जो फॉर्मेशन है वो कौन से दिन तक हो चुका है, 5वें दिन तक हो चुका है। यानी जब अगर यूट्रस की अगर अपन बात करें तो वहां पे जब ब्लीडिंग हो रही थी तो ओवरी ने क्या कर लिया था, प्राइमरी फॉलिकल बना लिया था पीछे से। अब जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बना तो उससे बाद में क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या करता है कि इससे यहां पे ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन। तो आप यहां देखो ईस्ट्रोजन का हार्मोन यहां पे बढ़ने लगा, यानी प्राइमरी फॉलिकल से ही क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। और यहां पे ईस्ट्रोजन बढ़ा, ईस्ट्रोजन बढ़ने के बाद में जब तक टर्शरी फॉलिकल बना उस समय पे क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो था वो नॉर्मली इंक्रीज हो रहा था। आप देखो इस कर्व को देखो, बहुत कम इंक्रीज हो रहा था। अब ये बहुत कम जो इंक्रीज हुआ है, इसने देखो क्या करा, इस ब्लीडिंग को पूरा का पूरा बंद कर दिया। इतनी बात समझ में, इस कर्व ने जो इंक्रीज लिया था इसने क्या करा, यूट्रस में जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, बंद। अब यूट्रस की ब्लीडिंग बंद करने के बाद में जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है, इस ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो आप ये देख रहे हो कि पीक देखो किस तरफ जा रही, बढ़ता रह रहा। और ईस्ट्रोजन, ये टर्शरी फॉलिकल जैसे जैसे क्या करता है, ग्रो करता रहता है और ज्यादा ईस्ट्रोजन बढ़ता रहता है। तो ईस्ट्रोजन की अगर अपन ये बात करें, और ग्राफियन फॉलिकल बनते ही क्या होता है, ईस्ट्रोजन बिल्कुल पीक पे आ जाता है। अब ये ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है, एक फीडबैक भेजता है। फीडबैक का मतलब अपन ने पढ़ा था, फीडबैक का मतलब समझते क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है मैसेज भेजता है, किसको, पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है। तो इसने जो मैसेज भेजा उसकी वजह से क्या हुआ, एलएच इंक्रीज हुआ और एफएसएच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इस एफएसएच की अगर अपन बात करें तो इसको कम करने वाला एक हार्मोन आएगा जिसका नाम क्या होगा, इनिबिन आएगा। तो अपन ने ये पढ़ रखा है कि एलएच कितना बढ़ता है, 6 से 10 गुना, और एफएसएच कितना बढ़ता है, 2 से 3 गुना। तो आप इस ग्राफ को भी देखो, एलएच इतना ज्यादा एकदम से इंक्रीज होता है और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इंक्रीज होता है। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब समझ गए, ये डे देखो 13th डे से स्टार्ट होता है और 15th डे तक अपन ये बोलते हैं कि जब तक कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन जाता तब तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो 13 डे पे स्टार्ट हुआ और 14 डे पे बिल्कुल पीक पे आए। इसके जस्ट ये पीक पे आने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ये क्या करवा देता है, ओव्यूलेशन करा देता है। और ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल बना था उससे सेकेंडरी उस साइड को क्या करना, बाहर निकालना। और यहां पे जो एफएसएच इंक्रीज होता है ये क्या करता है, जो अपने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है उसको कंप्लीट करा देता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को क्या करवा देता है, कंप्लीट करा देता है। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करा दिया। अब जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया तो ये पहले प्राइमरी था, यहां पे अगर मान लो कि ये 1 डिग्री था तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, या फिर अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी हो जाएगा। ये सेकेंडरी बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद में इंतजार करेगा, और इंतजार कितने दिन करेगा, 1 से लेकर के 2 दिन तक इंतजार करेगा। तो 1 से लेकर के 2 दिन तक अगर मान लो कि स्पर्म नहीं आया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नया साइकिल की तैयारी वापस से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पे होता क्या है, जैसे ही ये मान लो कि आप ये देखो कि एलएच का लेवल एकदम से टप से नीचे नहीं आता। आप ये देखो कि पहले नीचे आया, लेकिन यहां पे धीरे धीरे करते करते आप ये देखो करीब करीब 23 डे पे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज जो होता है, पहले देखो इसका जो साइज था या फिर स्ट्रक्चर था इस तरीके से था। अब इसके अंदर धीरे धीरे से क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, विघटित होने लग जाता है, डिग्रेडेट होने लग जाता है। तो एलएच का लेवल यहां पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो गया। और जैसे ही एलएच का लेवल डिक्रीज हुआ, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो था, ये सीएल जो था वो क्या हो जाता है, डी जनरेट हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा था कि कॉर्पस ल्यूटियम चिल्लाता है कि मौसी मेरे को बचा लो, ठीक है ना, कि मम्मी मेरे को बचा लो, लेकिन मम्मी इसकी बचाती नहीं। इसको बचाने के लिए कौन आता है, इसकी मौसी आती है, और मौसी कौन है, इसकी एलएच। ये चीज ध्यान रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम को बचाने वाला कौन है, एलएच। तो यहां पे इसने मतलब मान लो कि अब यहां पे इसने बोल दिया कि भैया मैं कैसे बचाऊं, स्पर्म आया नहीं, धोखा दे दिया उसने, ठीक है ना। तो धोखा देने की वजह से, स्पर्म के ना आने की वजह से, इससे जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकल रहे थे, प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ा और
ईस्ट्रोजन भी बढ़ा। इन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया था, एक फीडबैक भेजा था किसके पास में, पिट्यूटरी के पास में, और पिट्यूटरी से क्या हो गया था, एलएच और एफएसएच कम हो गया था। और एफएसएलएच जो है वो देखो धीरे 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 कम होते होते 23वें दिन तक एलएच जो होता है पूरी तरीके से कम हो जाता है, और ये कॉर्पस लुटियम क्या हो जाता है, डीजेनरेट। अब यहां पे एक चीज देखो, नोटिस करो इसको, ईस्ट्रोजन यहां पे क्या था, थोड़ा सा बड़ा, तो इसने इसकी वॉल को बनाना स्टार्ट करा, ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको बनाना स्टार्ट किया। अब ईस्ट्रोजन यहां पे जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल पूरी तरीके से बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल के बनते ही ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है, तो ईस्ट्रोजन ने क्या करा, डिविडेशन स्टार्ट करा, मतलब सेल का डिविजेशन स्टार्ट करा, सेल का साइज बढ़ाया, तो देखो इसकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या होती जा रही है, इंक्रीज होता जा रही है। ग्राफियन फॉलिकल बना तो उस समय पे ईस्ट्रोजन नॉर्मल हो गया था, जैसे ईस्ट्रोजन डिक्रीज होने लग गया था, लेकिन यहां पे थिकनेस जो होती है, थिकनेस को और ज्यादा अपन ये बोलते हैं ग्लैंडुलर सिक्रीशन करवाने के लिए प्रोजेस्टेरोन आ गया। तो प्रोजेस्टेरोन को देखो, प्रोजेस्टेरोन किस समय पे स्टार्ट हुआ इंक्रीज होना, जैसे ही आपके कॉर्पस लुटियम बनने लगता है, यानी यहां पे ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होता है तो कॉर्पस लुटियम का क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहां पे अपन ने एक चीज मैंने आपको बताई थी, एलएच क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल में से जो थीका लेयर होती है उसको ईस्ट्रोजन की जगह क्या सीक्रेट करने के लिए बोलता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने, इसलिए इसका लेवल देखो यहीं से ही बढ़ने लग जाता है, दिखाई दे रहा है आपको। तो कॉर्पस लुटियम ने तो इसके लेवल को बढ़ाया है, लेकिन स्टार्ट किसने कर दिया था, ग्राफियन फॉलिकल ने कर दिया था। तो ये चारों हार्मोन समझ में आए, तो देखो शुरुआत में कम थे, सबसे पहले कौन सा बढ़ा, ईस्ट्रोजन बढ़ा, और साथ ही साथ में कौन सा बढ़ा, एफएसएच बढ़ा। देखो ईस्ट्रोजन और एफएसएच साथ में बढ़ा, इस एफएसएच ने किया क्या, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट करवाए। अब एफएसएच को क्या मिला, एक नेगेटिव फीडबैक मिला, तो एफएसएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और साथ ही साथ में प्रोजेस्टेरोन अभी भी क्या है, डिक्रीज है। और एलएच जो है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, यहां पे उसको एक मैसेज मिलता जा रहा है, और जैसे ही अपने पास में ग्राफियन फॉलिकल मिलता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो एलएच भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये दोनों के दोनों लेवल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिक्रीज होंगे। लेकिन जब अपन ने बात करी ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तो इसका लेवल जो अपने पास में प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम कब होता है, ये चीज ध्यान रखना। इस डे को देखो, ये अपने पास में जो ये दिन है, यानी इसकी अगर अपन बात करें यहां पे 22 से लेकर के 23 दिन के आसपास में, ठीक है ना, 22वां और 23वां दिन जो होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन जो होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। 22वें 23वें दिन की अगर अपन बात करें, आप 23वां दिन मान के चलो, 23वां दिन की स्टार्टिंग तक क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है, और उसके बाद में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगता है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही डिक्रीज होगा, यहां पे देखो सारे के सारे हार्मोन क्या हो गए, बिल्कुल डिक्रीज। अब बिल्कुल डिक्रीज होने की वजह से होगा क्या, प्रोजेस्टेरोन भी कम, ईस्ट्रोजन भी कम, ये एक मैसेज भेजेंगे किसको, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, एफएसएच और एलएच, और एफएसएच और एलएच क्या स्टार्ट करवा देंगे, न्यू साइकिल को। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको। ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन जो है ये आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, इसको इसी तरीके से पढ़ना है आपको। जो अपन ने थ्योरेटिकली पढ़ा है, यूट्रस की वॉल के साथ में क्या हुआ, सब कुछ चीज हुआ, वो मैंने आपको एक ब्रीफ बता दी। अब मैं आपको थ्योरेटिकली भी बता देता हूं कि जो क्या क्या चीजें होती है, तो उसको भी अपने ऑब्जर्व करते जाना। मैं आपको फिर से ये डायग्राम दिखाता जाऊंगा एक एक जैसे। पहले अब मैं आपको ये मेंस्ट्रुएशन वाली फेज के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। अब ये देखो, सबसे पहली जो फेज इसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज, जो कि 4 से 5 दिन की होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर मेनेंस भी अपन बोलते हैं इसको। तो देखो यहां पे मैंने इसको क्या एक टेबल बना रखी है, जिसमें एक जगह लिख रखा है फेस, ठीक है, एक जगह लिख रखा है हार्मोन के अंदर चेंज, एक जगह लिख रखा है ओवरी के अंदर चेंज, और एक जगह लिख रखा है यूट्रस में चेंज। 4 जगह चेंज आता है। हालांकि देखो क्या होता है कि जब आप आगे जाओगे, जब आप एमबीबीएस में जाओगे, तो आपको एक टेम्परेचर का रोल भी बताया जाएगा। टेम्परेचर का रोल जो फीमेल है वो खुद एक्सपीरियंस करती है। अब कैसे, जैसे ही 14th डे के बाद में जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लगता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पहले टेम्परेचर कम रहता है, उसके बाद में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और 23 दिन तक करीब करीब क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम बढ़ावा रहता है, नॉर्मल लेवल से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा रहता है। उस समय क्या होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा जनरेट होती है, बॉडी के अंदर क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है। तो वो चीज अपने काम की नहीं है, जो आप आगे जाकर के जब पढ़ लेना। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज में देखो, इसको इनिशियल फेज दे रखा है। देखो ब्लीडिंग फेज को भी 2 पार्ट में बांट रखा है। जैसे मान लो कि फर्स्ट 2 डेज जो है, मतलब पहले 1 से लेकर के दूसरा दिन की अगर अपन बात करें फर्स्ट 2 डेज, और 3 से लेकर के 5 दिन की अगर अपन बात करें, ठीक है। तो पहले 2 दिन के अंदर होगा क्या, हमने ये पढ़ा कि जीएनआरएच क्या हो जाएगा, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तीनों के तीनों क्या है, लो।
ठीक है। अब यहां पे प्रोजेस्टेरॉन भी कम है, ईस्ट्रोजन भी कम है, जीएनआरएच भी कम है, एफएसएच तो कम होगा ही होगा, साथ में एलएच भी क्या होगा, कम होगा। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? तो हार्मोन के नाम अगर मान लो कि जैसे तू पहली बार आया इसके अंदर, तो बस ये चीज ध्यान रखना, पी से क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन, ई से क्या होता है ईस्ट्रोजन, जी से क्या होता है जीएनआरएच से क्या होता है एक आपके हाइपोथैलेमस नाम से ग्रंथि होती है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, और एफएसएच और एलएच जो है पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो कुल मिलाकर के हमको समझ में आया कि पहले दूसरे दिन के अंदर होता यह है कि जो आपके प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो होते हैं बिल्कुल कम होते हैं, जीएनआरएच भी कम है, एफएसएच भी कम। तो ये हुआ किस वजह से? हुआ इस वजह से कि अपन ने ये बात करा, कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरीके से क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, और किस में कन्वर्ट हो चुका था, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है ना। तो इसी के साथ में जब यूट्रस की अपन बात करते हैं तो क्या हुआ, तो अपन ये बोलते हैं ड्यू टू विड्रॉल ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन की अगर अपन बात करें, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, तो सेक्स हार्मोन के कम होने की वजह से, विड्रॉल का मतलब होता है बिल्कुल कम होने की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है यूट्रस के अंदर क्या करता है, बनता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कहां पे बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, यूट्रस से, वो मैंने आपको बताया भी था। जिसकी वजह से क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाना, संकुचन हो जाना, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना। अब मान लो कि ये एक ब्लड वेसल है, इसमें से फ्लो चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने क्या करा, इसको बिल्कुल पिचका दिया, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाने वाला ब्लड क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम। ब्लड नहीं जाएगा तो वो टिश्यू क्या हो जाएगा, डेड। डेड हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो अपने पास में उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का अगर मतलब मैं बात कर देता हूं, तो यहां पे आप लिख लेना चाहे तो, वो जब आप देखोगे तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, संकुचित हो जाती, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है भाई, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई। अब यहां पे हुआ क्या, जिसकी वजह से आप ये देखो कि डिक्रीज हो गई ब्लड सप्लाई, किसको, स्ट्रेटम फंक्शनलिस को, ठीक है, स्ट्रेटम वेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। जिसकी वजह से क्या हुआ कि रिजल्ट क्या मिला इसका, डीजनरेशन एंड सेपरेशन। जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो थी वो क्या होगी, पूरी तरीके से नष्ट होगी, और ये अपने नीचे वाली जो लेयर थी उससे टूट करके क्या होगी, सेपरेट होगी, ठीक है। इसको सेपरेट करने वाला कौन सा था, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। तो इसने दो काम होते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन करता है किसके अंदर, मायोमेट्रियम के अंदर। जिसकी वजह से क्या होता है कि स्लजिंग, स्लजिंग का मतलब होता है टूट करके बाहर निकल जाना। तो स्लजिंग डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम का जो डेड टिश्यू था वो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, डेड टिश्यू की, स्ट्रेटम फंक्शनलिस की। विद ब्लड, ब्लड के साथ में निकलता है, और यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा होकर के फिर वेजाइना से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब इस फेज के अंदर ब्लीडिंग फेज जो होता है कंटिन्यू कितने दिन तक चलता है, 4 से 5 दिन चलता है। लेकिन अगर अपन ये बात करें, एंड क्लॉटिंग डज नॉट अकर, क्लॉटिंग डज नॉट अकर का मतलब क्या है कि ये जो रक्त है जो बाहर आ रहा है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, इनमें क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता। क्यों नहीं जमता, क्योंकि इसके पास में क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको अपन बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम। फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, जो अपन ये बात करते हैं फाइब्रिन्स जो होते हैं, फाइब्रिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लॉट करते हैं, थक्का जमाते हैं, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इस फाइब्रिन को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ना रहेगा फाइब्रिन, ना रहेगा क्लॉट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ना ही फाइब्रिन है ना ही क्लॉट है, क्लॉट नहीं है तो ये थक्का नहीं जमेगा। और हमने ये बात करी थी कि कितना ml ब्लड जो होता है पर साइकिल के अंदर लॉस होता है, अगर अपन बात करते हैं 40 से 80 ml। अब जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा, जनन स्वास्थ्य पढ़ाएंगे, तो वहां पे एक पिल्स के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। उस पिल्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं 21 डे पिल्स होती, ठीक है ना। उसके बाद में एडिशनल 7 डे की जो पिल्स होती है उसमें क्या होती है, आयरन की पिल होती। क्या होता है कि जब फीमेल की बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से होने के किसी किसी फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, क्योंकि उसके हार्मोनल इंबैलेंस हो रखा होता है। तो ईस्ट्रोजन को नहीं समझ में आता कि कब बनाना है कब नहीं बनाना, ये सब कुछ चीज हार्मोनल परसेंट टू परसेंट। अब उनमें ज्यादा होता है तो उसके अंदर एनीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। एनीमिया समझते हो क्या होती है, खून की कमी होना। अब एनीमिया ना हो इस कारण से उन फीमेल को कहा जाता है कि भाई आप लोग आयरन की जो टैबलेट कंज्यूम करें। नहीं तो एक रेगुलर जो फीमेल होती है उसको अगर मान लो कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है ना, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उस समय पे क्या किया जाता है कि और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहे और साथ साथ में सब कुछ चीजें चलती रहे, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये पिल्स दी जाती है, जिससे पिल से होता क्या है कि ये जो ब्लड लॉस हुआ है वो वापस से क्या हो जाता है, ब्लड वापस से बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले 2 दिन के अंदर ये देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे तीसरा चौथा पांचवा दिन आता है तो उस समय पे क्या होता है, ये जो अपने पास में
जीएनआरएच बढ़ने लगता है। जीएनआरएच बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा और एलएच बढ़ेगा। किसकी वजह से बढ़ा, ये बोलता है कि ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ऑफ लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये मैंने आपको सिखा रखा है कि जब अपन ये बात करते हैं कि यहां पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कम होंगे, ये एक फीडबैक भेजते हैं किसके पास में, हाइपोथैलेमस। तो वहां से क्या निकलता है, जीएनआरएच, जीएनआरएच निकलेगा तो एफएसएच और एलएच भी इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आई। तो जैसे ही जीएनआरएच का लेवल बढ़ने लगता है तो इसी समय पे 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट किसने करे, इस एफएसएच ने स्टिमुलेट करे, इस स्टिमुलेट हुए और ये स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन किसको बनाने के लिए, सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, मान लो कि मेरे हाथ में एफएसएच है, ऐसे मुट्ठी भर एफएसएच है और मैंने इसे फेंका, ठीक है। अब फेंकने के बाद में क्या सबके पास में एफएसएच बराबर जाएगा, तेरे पास में ऐसे तो है नहीं, बाल्टी भर के तो है नहीं। एफएसएच बहुत औकात वाला हार्मोन है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, बड़े लेवल का है। तो बड़े लेवल का हार्मोन है तो क्या करेगा, काम तेजी से करेगा। लेकिन अगर अपनी बात करें, कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, सांद्रता बहुत कम होती है। तो जैसे ही ब्लड से आया तो जिन जिन फॉलिकल के पास में एफएसएच पहुंचा तो उन फॉलिकल ने क्या करा, अपने आप को क्या करा, डेवलप करना स्टार्ट करा। तो यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है वो ग्रेजुअली क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। तो अपन ये देखते हैं दूसरे दिन जो सेकंड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, और अल्टीमेटली वो ब्लीडिंग पूरी तरीके से क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो हर फीमेल को ये समझ जाना चाहिए कि अगर मान लो सेकंड डे पे, फर्स्ट या सेकंड डे पे ब्लीडिंग सबसे ज्यादा हो रही है तो यानी नया, और थर्ड डे पे ब्लीडिंग एकदम से कम होगी, तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है अपनी बॉडी के अंदर, अपन ये बात करते हैं एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ा है। उसने क्या करा है, ईस्ट्रोजन को रिलीज करवाने के लिए फॉलिकल को डेवलप करा है। ईस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से वो जो लेयर जो थी एंडोमेट्रियम की, जो टूटी थी, वो वापस से क्या होने लग गई है, रिपेयर होने लग गई। ठीक है भाई, चले आगे। तो ये चीज, दूसरा फेज जब अपन ने बात करी थी जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ईस्ट्रोजेनिक फेज, और या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज। इसमें भी वही चीज, चार चीज देखेंगे अपन। तो इसमें भी अपन ने क्या करा, शुरुआती कुछ दिन और बाद के कुछ दिनों को अपन ने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। स्टार्ट कहां से होता है, अगर अपन ये बात करें 6 से लेकर के 13 डे तक, ठीक है ना, 6 से लेकर के 13 दिन तक क्या होता है, ये चलता है। तो इसके इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में हम ये बात करते हैं जीएनआरएच बढ़ता है, एफएसएच बढ़ता है। इस एफएसएच की वजह से फॉलिकल डेवलप होता है, और फॉलिकल डेवलप होने के बाद में क्या होता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है। एलएच जो होता है इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, एफएसएच का ज्यादा काम, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जो 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल थे वो कितने में कन्वर्ट हो गए, 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल बने। और ये 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल एफएसएच की कमी की वजह से एक ही टर्सरी फॉलिकल डेवलप होता है। तो आप ये देखो, रेस में दौड़े कितने, 6 से 12, ठीक है ना, लास्ट तक कौन पहुंचे, 1 से 2, लेकिन जीता कौन, एक जीता। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल जीतता है, और वो एक ही फॉलिकल क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। अब जैसे ही ये टर्शरी सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो यूट्राइन ब्लीडिंग क्या हो जाती है, पूरी तरीके से बंद, और एंडोमेट्रियल का क्या हो जाता है, हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है, सेल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सेल का नंबर जब इंक्रीज होता है तो कौन सी सेल का नंबर इंक्रीज होता है, वो सेल जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस को बनाने वाली है। इतनी बात समझ में। तो अल्टीमेटली हाइपरप्लेसिया होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस का। अगर अपनी लास्ट की अगर अपन बात करें, कुछ अगर मान लो कि 13 दिन से पहले की अगर अपन बात करें, तो उस समय क्या होता है, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन गिव्स टू द, मतलब सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई। और आप लोग मेरे को बताओ कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाने वाला है कौन सा, एक तो थीका इंटरना और दूसरी ग्रैनुलोसा सेल। मेनली कौन सी थी, थीका इंटरना थे। ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है। किसके पास में पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, अगर अपन ये बात करें अपने एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, एफएसएच और एलएच। लेकिन हमने ये पढ़ रखा है एफएसएच कितना बढ़ता है, 2 से 3 गुना, और एलएच कितना बढ़ता है, 6 से 10 गुना बढ़ता है। तो एफएसएच और एलएच के पास में क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक गया, पॉजिटिव फीडबैक की वजह से एलएच और एफएसएच बढ़े। तो एफएसएच का भी सर्ज आता है लेकिन कम आता है। सर्ज का मतलब समझते हो, एकदम से इंक्रीज है ना, ठीक है ना। और टू द नेगेटिव फीडबैक ड्यू टू द इनिबिन, मतलब ये किसकी वजह से हुआ, इनिबिन की वजह से। और बीइंग रिलीज बाय किसकी, ये जो इनिबिन जो होता है किसके थ्रू रिलीज होता है, ग्रेनुलोसा सेल। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। तो ग्रेनुलोसा सेल क्या करती है, इनिबिन रिलीज करती है। तो ये जो अपने पास में अगर अपन ये बात करें, ग्रेनुलोसा सेल जो होती है ये रिलीज करती है इनिबिन, और ये इनिबिन क्या करता है, इसको इनिबिट कर देता है, रोक देता है।
साथ ही साथ में क्या हुआ, जो एक टर्शरी फॉलिकल बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मैच्योर टर्शरी फॉलिकल, जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं ग्राफिन फॉलिकल। सवाल के अंदर अगर मान लो कि मैच्योर टर्शरी फॉलिकल दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या समझना है आपको, ग्राफिन फॉलिकल। वो बना किससे, टर्शरी फॉलिकल से बना। तो इसमें हुआ क्या कि प्राइमरी oocyte जो होता है अपना मियोसिस फर्स्ट, एम एम का मतलब क्या है यहां पे, मियोसिस फर्स्ट जो होता है कंप्लीट करता है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। तो आपसे ये पूछे कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता किसके अंदर है, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना सवाल के बारे में। और इसकी वजह से होता क्या है, स्वेलिंग आ जाती है ग्राफिन फॉलिकल में, जिसकी वजह से क्यों आती है, क्योंकि इसका एंट्रल फ्लूइड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब लोग आप मेरे को बताओ कि इस एंट्रल फ्लूइड को बढ़ाने वाला हार्मोन है कौन सा, एलएच या एफएसएच, एलएच या एफएसएच, एलएच। तो एलएच भी क्या करता है, ग्रेनुलोसा सेल का सिक्रीशन इंक्रीज करवा देता है, सिक्रीशन इंक्रीज करवाने के बाद में फ्लूइड का इंक्रीज। साथ ही साथ में क्या होता है, यहां पे सिंथेसिस होता है कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक का मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, जो कि रप्चर कर देते हैं किसको, ग्राफिन फॉलिकल को और ओवरी की वॉल को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास में ओव्यूलेशन हो जाता है। कितनी बात समझ में आ गई। अब यूट्रस में क्या चल रहा होगा, जो मायोमेट्रियम की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। मायोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जो मायोमेट्रियम की जो सेल्स होती है उसका सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज, जिसकी वजह से जो थिकनेस होती है यूट्रस की वॉल की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दो दो लेयर एक साथ में काम करती है, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ठीक है, अब लास्ट इसका जो फेज आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूटिल फेज, सिक्रीटरी फेज, प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज, ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। और ये फिक्स मतलब जो होता है, अगर अपन ये बात करें 14 डेज से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है वहां से। तो इसके इनिशियल में क्या होता है, जैसे ही अपने पास में ये फेज स्टार्ट होता है, यानी 14th डे पे अगर अपन ये बात करें हुआ क्या, यानी अगर अपन 14th डे की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, इस दिन क्या हुआ, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच ये क्या होता है, कंपैरेटिवली लो होते हैं। ठीक है, टर्मिनल स्टेज ऑफ फॉलिकुलर फेज से, जो पहले वाली फेज से, तो उस समय पे लो होते हैं। और अगर अपन ये बात करें एलएच बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है। सबसे पहले एक ब्लड क्लॉटेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस हीमोरेजिकम। और कॉर्पस हीमोरेजिकम के जस्ट बाद में क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। और कब तक बना रहता है, 22वें दिन तक बना रहता है, यानी 8 से लेकर के 9 दिन तक क्या होता है, डेवलप होता है। अब इसने देखो ये जो फेज बता रखा है 14 डे से बना रखा है, तो 14 से आप 9 दिन गिनोगे तो कितना हो जाएंगे, 22। और अगर आप 15 से 9 दिन गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। तो साथ ही साथ में हुआ क्या, तो यहां पे क्या होता है कि ये जो अपने पास में प्रोजेस्टेरोन जो निकल रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिक्रीटरी नेचर की बन जाती है एंडोमेट्रियम। सिक्रीटरी नेचर का मतलब कुछ ना कुछ क्या करेगी, स्त्रवण करेगी, सिक्रीशन करेगी। तो ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है, यानी यहां पे ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। एडेसिव का मतलब होता है चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो कुल मिलाकर के ये है क्या, पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट, ग्राफिन फॉलिकल का बनना, ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर होना, कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, यूट्रस में क्या होता है, मोटा और चिपचिपा होना। बस सिंपल, ये 5 स्टेप जो होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। और थिकनेस जो होती है सबसे यूट्रस वॉल की सबसे मैक्सिमम कौन से दिन होती है, 23वें दिन। क्यों होती है ये बताओ, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे ध्यान रखना मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन। ठीक है भाई, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन होता है। अब टर्मिनल स्टेज, जैसे ही टर्मिनल स्टेज आती है तो अपन ये बोलते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन इंक्रीज होने लगता है। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का मतलब ये आप ये समझ सकते हो, ये एक ऐसी जाति है या फिर एक ऐसा ये प्राणी है जो ज्यादा हो जाए तो भी खुजली है और कम हो जाए तो भी दिक्कत है। ठीक है ना, ज्यादा हो जाए तो ज्यादा भी नहीं होना और कम है तो कम भी नहीं होना। तो जिस भी, अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो भी क्या करता है, फीडबैक भेजता है, और बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी फीडबैक भेजेगा। ठीक है ना, इसको शांति से नहीं बैठना। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसके पास में, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। तो जीएनआरएच और एलएच जो होते हैं धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली क्या हो जाते हैं, लो होने लग जाते हैं। ठीक है, कम होने लगे। और कम होने के साथ साथ में क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। ईस्ट्रोजन भी कम होगा, क्यों, क्योंकि डी जनरेशन क्या होने लग गया है, अगर अपन ये बात करें कॉर्पस ल्यूटियम का। अच्छा मेरे को ये बताओ कि यहां पे इस साइकिल के अंदर इसने यहां पे एक चीज ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को कम इसलिए कराया, ये मान के चल रहा है स्पर्म नहीं आए। ठीक है ना, स्पर्म आते तो ये लाइन चेंज हो जाती। अगर आपको ये बोले कि जैसे ही मान लो कि अगर किसी टाइम पे प्रेगनेंसी होनी है, तो प्रेगनेंसी वाली टर्मिनल जो स्टेप होता है, टर्मिनल स्टेप खत्म हो जाता है।
टर्मिनल स्टेप होगा क्या? टर्मिनल, अगर मान लो स्पर्म आया, एक कंडीशन मान लो कि सवाल बनाने वाले ने बोला कि भाई स्पर्म की एंट्री हुई, तो आप ये बताओ कि ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज के टर्मिनल स्टेज में बाद में होगा क्या? ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक तो भेजेगा, एलएच, जीएनआरएच और एलएच और एफएसएच को तो कम रखेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना आपके स्पर्म कॉर्पस लूटियम क्या रहेगा? लंबे समय तक जीवित रहेगा, मेंटेन रहेगा, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होंगे? कम नहीं होंगे। यूट्रस की वॉल और ज्यादा थिक होती जाएगी और इंप्लांटेशन की क्या करेगी? तैयारी करेगी। तो डी जनरेशन क्या हो जाएगा? अगर अपन ये बात करते हैं कॉर्पस लूटियम, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिगेंस, और बिगिंस किसके? अगर अपन ये बात करते हैं कब होता है? 28वें डे के आसपास में होता है, और ये कोई भी हार्मोन को क्या करता है? सीक्रेट नहीं करता, जिसकी वजह से होता क्या है? साइज ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस क्या हो जाता है? डिक्रीज। थिकनेस जो होती है यूट्रस वॉल की वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज। और मायोमेट्रियम की क्या हो जाती है? एट्रोफी होने लग जाती है। मायोमेट्रियम की एट्रोफी का मतलब होता है धीरे 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 जो मायोमेट्रियम की साइज अटेन करी थी वो छोटी होने लगी, तो थिकनेस क्या हो जाएगी? वापस से डिक्रीज। तो ये पूरा का पूरा साइकिल जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को दर्शाता है। ठीक है, अब कुछ टर्म आती है उसको ध्यान रखना। देखो, टर्म का मतलब ये होता है, सबसे पहला जो टर्म है वो है एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब ये होता है कि किसी भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एमनोरिया बोलते हैं। एक होता है डिसमेनोरिया, ठीक है, डिसएमनोरिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जब होता है, ब्लीडिंग जब होती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा पेन की वजह से जिस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? अगर अपन यहां बोलते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को अपन क्या बोलते हैं? डिसएमनोरिया बोलते हैं। एक होता है पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। पॉलीएमनोरिया का मतलब क्या होता है? या फिर जिसको अपन पॉलीएमनोरिया या फिर एपीमेनोरिया भी अपन बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका जो टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस के नॉर्मली वो कितना होता है? 28 डे का, लेकिन इसमें क्या होता है? और ये जो आपके जो साइकिल होता है 2 to 3 वीक एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, अभी बार बार आने लग जाता है। या फिर एक ही जो अपन ये बात करते हैं 28 दिन का काल होता है, लेकिन अगर अपन ये बात करते हैं ये 2 से 3 वीक के अंदर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ समय के लिए फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो इसके अंदर कोई टाइम पीरियड जो होता है फिक्स नहीं हो पाता। इस तरीके की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। इतनी बात समझ में? ये अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पे होता है कंप्लीट। अब अपन ये बात करेंगे, अब देखो अपने को बात क्या करनी है? अब अपन को ये बात करनी है कि वहां पे हम ये चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो, निषेचन हो। तो निषेचन के लिए क्या होना चाहिए? स्पर्म की एंट्री होनी चाहिए, फिर शुक्राणु की क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए। और एंट्री के साथ साथ में दोनों लोग साथ में मिलने चाहिए, और मिलने के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसका फॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कल, कि एग के पास में कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, फिर अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस। ठीक है, तो ये आज अपना कंप्लीट होता है, बाकी चीज अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।